एक ऐसा वीडियो जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, सारा रिवीजन करा दे, फटाफट से 1 घंटे के अंदर पूरी अकाउंट्स को रिवाइज करा दे। आ गया हूं मैं ऐसा वीडियो लेकर आपके लिए आज एग्जाम की रात में। तो आप चाहे इसे सुबह देख रहे हो या ये वीडियो अपलोड होने के बाद कभी भी, आपके सारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर फटाफट से ब्रश अप हो जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करेंगे वीडियो, और इसकी शुरुआत करेंगे हम पार्टनरशिप के साथ में। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होती है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, जहां पर एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे के लिए बिजनेस कर रहे होते हैं। ये डेफिनेशन मेंशन्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। कैरीड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नेचर कैसा होता है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मतलब पार्टनर और एंटिटी एक ही माने जाते हैं। जो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं वो कहलाते हैं पार्टनर। एक साथ जब सारे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं तो वो कहलाती है फर्म, और उसका जो नाम रख दिया जाता है उसे बोला जाता है फर्म नेम। एसेंशियल एलिमेंट क्या है पार्टनरशिप के? 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक अग्रीमेंट होना चाहिए, एक सहमति इन सभी के बीच में बिजनेस करने की। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो शेयर किए जाएंगे पार्टनर्स के द्वारा। ये एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। सारे पार्टनर भी एक साथ काम कर रहे हो सकते हैं, या कोई पार्टनर सारे पार्टनर के लिए भी काम कर रहा हो सकता है। इसके अंदर आपको एक डीड मिलेगी जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ सारे टर्म्स और कंडीशन मेंशन होते हैं। और एक डीड के अंदर आपको बेसिकली एक बिजनेस की पूरी जानकारी मिल जाती है। बिजनेस का नाम, एड्रेस, कब शुरू हुआ, सारे पार्टनर ने कितना पैसा दिया, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सैलरी कितनी दी जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, राइट क्या क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ में एडवांटेज देखें क्या है डीड के। फंक्शनिंग ईजी हो जाती है बिजनेस की, झगड़े जो हैं ये सेटल हो जाते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो अवॉइड की जा सकती है। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या? किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। फर्म को अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसमें 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। और डीड ना होने की सिचुएशन में प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली बांटे जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म। अगर एक पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो एक सहमति के द्वारा तय किया गया ब्याज दर होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से 6% के हिसाब से ऐसा इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को। और ये एप्रोप्रिएशन नहीं होती, ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब चाहे फायदा हो या ना हो पार्टनर को ये जो इंटरेस्ट है ये जरूर मिलेगा। ये कहाँ डेबिट होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। रेंट पेड टू पार्टनर, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना आके किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। मैनेजर कमीशन, क्योंकि मैनेजर हमारा मतलब एम्प्लॉय होता है, नौकर होता है, तो उसे कमीशन देनी ही देनी है, सैलरी देनी ही देनी है, तो ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जबकि पार्टनर की जो कमीशन होती है वो होती है एप्रोप्रिएशन, मतलब मुनाफा होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की कितनी मेथड होती हैं? 2, एक फिक्स्ड, एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड के अंदर क्या होता है? फिक्स्ड के अंदर ये होगा कि वहां पर 2 अकाउंट बनाए जाएंगे, जिसमें एक अकाउंट रख दिया जाएगा बनाकर जिसमें उसकी कैपिटल परमानेंटली रखी रहेगी। रोजाना के हिसाब किताब के लिए एक दूसरा अकाउंट बनाया जाएगा जिसे बोला जाएगा करेंट अकाउंट, और सारे के सारे एडजस्टमेंट इसी करेंट अकाउंट में किए जाएंगे। फिर आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है और सारे के सारे इनकमिंग्स और आउटगोइंग्स, डेबिट्स और क्रेडिट्स इसी में होते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो आप क्या मान के चल रहे होते हो? ये मान के चल रहे होते हो कि ये फ्लक्चुएटिंग है। देन अगर हम बात करें सैलरी टू अ पार्टनर की या रेम्यूनरेशन, वही मतलब भत्ता की, तो कुल मिला के वो क्या है? एक एप्रोप्रिएशन है, फायदा होगा तो देंगे वरना नहीं देंगे। यहाँ पर ये कमीशन कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है ना, एक्स्ट्रा है ये। फिर बात करेंगे ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स भी क्या है?
ये अगर मेंशन्ड है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, वरना नहीं लगेगा। और एक और बात, ड्राइंग में सिर्फ वो पैसा जो प्रॉफिट से निकाला गया है उसे ड्राइंग माना जाता है, ना कि वो पैसा जो कि कैपिटल से निकाला गया है। डीड ने अगर कहा है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। और ड्राइंग की अगर डेट नहीं गिवन तो ये मान के चला जाता है कि ये 6 महीने के लिए निकाला गया है। फिर बारी आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अगेन ये एक एप्रोप्रिएशन होता है, अगर मुनाफा होगा तो पार्टनर्स को दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। देन पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर पास्ट में कोई गलती हो गई है तो वो एडजस्टमेंट जब किए जाते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में तो उसे बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हो कि इतना प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही। इन केस अगर वो प्रॉफिट नहीं मिलता पार्टनर को, तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है या जिन पार्टनर्स ने गारंटी दी है उनके प्रॉफिट्स में से वो पैसा काट करके उस पार्टनर को दे दिया जाएगा जिस पार्टनर ने वो गारंटी दी है। इसके बाद बारी आती है गुडविल की। तो गुडविल की अगर हम बात करें तो गुडविल ये एक बेनिफिट होता है या ये एक एडवांटेज होता है किसी नाम का या रेपुटेशन का या बिजनेस के कनेक्शन का, जहां पर ये रेपुटेशन कस्टमर्स को जो है ये अट्रैक्ट करती है और एक पुराने बिजनेस के मुकाबले, जो एक नए बिजनेस के मुकाबले पुराने बिजनेस को यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिलता है। बात करें नेचर की, इंटेंजिबल होगा लेकिन इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। याद रखना, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। ज़्यादा मुनाफा कमाने में मदद करेगा क्योंकि कस्टमर्स उससे ऑलरेडी अवेयर होते हैं, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स का काम करेगा। किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे और साथ ही साथ में इसकी वैल्यू को समझ पाना, एजरटेन कर पाना, हिसाब लगा पाना मुश्किल होता है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को? तो पहली बात, गुडविल की कैपेसिटी इस पर डिपेंड करती है कि नॉर्मल प्रॉफिट से कितने ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने में आपकी मदद कर रही है गुडविल। ऐसे जो फैक्टर होते हैं इनमें कई सारे ऐसे फैक्टर देखने मिल सकते हैं, जैसे कि अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है, इस वजह से गुडविल हो, प्रोडक्ट अच्छे होंगे, लोकेशन अच्छी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते होंगे, रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल अच्छा होगा, या फिर कस्टमर सर्विस, सेल्स सर्विस, ये सारी चीज़ें अच्छे का, ये सारी वजह एक कारण हो सकती हैं गुडविल के अच्छे हो जाने का। गुडविल की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो दो तरीके की गुडविल है, एक है परचेज्ड और एक है सेल्फ जनरेटेड। परचेसेड गुडविल का मतलब ये होता है कि गुडविल को अक्वायर किया गया है पैसा पे करके और एक हिसाब बनाया गया है पैसे का। यहाँ पर ये मान के चला जाता है कि जो खरीदी गई गुडविल है उसी की अकाउंटिंग हम हमारी अकाउंटिंग में कर रहे होते हैं, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का हिसाब नहीं होता, ये अपने आप इंटरनली डेवलप होती जाती है। दैट्स वाई इसे बुक में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, परचेस्ड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ज़रूरत क्यों पड़ती है गुडविल के हिसाब किताब की? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है जब किसी भी तरीके का बदलाव देखने के लिए मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जब भी कोई एक नया पार्टनर इसमें एडमिट किया जाएगा, अगर किसी पार्टनर कोई रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, अगर फर्म को बेच दिया जाता है, तो दो या दो से ज़्यादा फर्म जब एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती हैं तब, या पार्टनरशिप को जब कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है तब। गुडविल की वैल्यूएशन निकालने के लिए मेथड कितनी होती है? तो इसकी होती हैं 4 मेथड। कौन कौन सी 4 मेथड? एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज का है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि आपने कितना कैपिटल एम्प्लॉय करके रखा है, इन्वेस्ट करके रखा है अपने बिजनेस में। गुडविल के बाद बारी आती है फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन की। तो फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जब भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में पार्टनरशिप के बदलाव आएगा तो वहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है जिनकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा? पहला, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, जब नया पार्टनर आएगा, पुराना पार्टनर रिटायर हो जाएगा या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी, या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म्स एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में फर्म जो है वहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर उनके पास ऑलरेडी जो शेयर होता है प्रॉफिट का, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जाता है या फिर गेन कर लिया जाता है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो आने वाले पार्टनर के लिए अपना हिस्सा छोड़ रहे होते हैं, इन्हें ही बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो फर्म में आ रहे होते हैं या ऑलरेडी किसी का हिस्सा ले रहे होते हैं। तो जो हिस्सा छोड़ेगा वो सैक्रिफाइसिंग, जो हिस्सा रिसीव करेगा वो गेनिंग। और इन दोनों के बीच में कितना हिस्सा छोड़ा गया और कितना हिस्सा लिया गया, इन दोनों के बीच के रेशियो को बोला जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है SON, दैट इज सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो जब बदलाव आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस वक्त कौन से एडजस्टमेंट करने जरूरी होते हैं? तो पहला एडजस्टमेंट होता है गुडविल में, फिर ऑलरेडी जो वहां पर एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनका रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट किया जाता है, फिर पहले से जो रिजर्व अवेलेबल होंगे उनका एडजस्टमेंट होगा, पहले से कोई प्रॉफिट और लॉसेस हैं तो उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। इन सभी के बाद वहां पर जो कैपिटल है उसे एडजस्ट कर दिया जाता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर रिजर्व की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, लॉसेस की, तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में बांट लिया जाता है। लेकिन किस रेशियो में बांटा जाता है? पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि ऑलरेडी मैंने कई बार MCQs में आपको बताया हुआ है, हाई चांस है आने के। और इसे बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। जब भविष्य में नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो जो नया पार्टनर आया है वो कंपनसेट करता है पुराने पार्टनर को रिजर्व के लिए और उस हिस्से के लिए जो उसने गेन किया है। जो रिवैल्यूएशन की जाएगी और रीअसेसमेंट किया जाएगा एसेट और लाइबिलिटी का, यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट और लॉस आ रहा है तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। फिर इसके बाद है ये बकवास जिसे हमें छोड़ देना है, बढ़ेंगे आगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बात करेंगे पार्टनर के एडमिशन की। तो अगर हम बात करें पार्टनर के एडमिशन की, तो जब भी कोई एक नया व्यक्ति फर्म में एंटर करता है उसे बोला जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और यहाँ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पर होंगे? पहला एडजस्टमेंट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर गुडविल में, फिर जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं उसमें एडजस्टमेंट होगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज इनमें एडजस्टमेंट होगा, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है तो ठीक है, वरना इसे हटाओ। ठीक है, सीधा सीधा काम की बात पढ़ो। अगर रिजर्व है, प्रॉफिट है और लॉसेस हैं तो इनमें एडजस्टमेंट होगा, और अगर सभी अग्री करते हैं तो कैपिटल में भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है। फिर इसके बाद द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भविष्य में सहमति के साथ जिस हिस्से में सारे पार्टनर अब सारे मुनाफे और सारे नुकसान जो शेयर करने वाले हैं, इसे बोला जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, फॉर्मूला भी बता चुका हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर गुडविल की, तो वो पैसा जो पे करना होता है नए पार्टनर को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसका हिस्सा छोड़ने के लिए, उसे ही बोला जाता है गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर हम देखें रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि रिवैल्यूएशन जब एक नया पार्टनर आता है तो वहां पर जो गेन है और जो लॉसेस हैं पहले उनका अनुमान लगाना पड़ता है। फिर हो सकता है जब पार्टनर आ रहा हो तो जो एसेट्स थे उनकी जो वैल्यू हो सकता है बढ़ गई भी हो या घटी भी हो सकती है। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू है ये भी घटी या बढ़ी हो सकती है। तो नए पार्टनर के साथ सारी चीज़ें फेयर चलें, इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉसेस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का हिसाब किताब प्रॉपर होता है। किस में होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या जनरल रिजर्व है, कुल मिला के जो मुनाफे का पैसा इकट्ठा किया गया रखा है या रिजर्व बना के रखे गए हैं, वो पुराने पार्टनर पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। इसके बाद ये आपके इसमें नहीं है, ओके। तो ये सारी सिचुएशंस आती हैं कब? जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है। एडमिशन को डिस्कस कर लेने के बाद अब हम पढ़ेंगे किसको? रिटायरमेंट को। तो बात करें अगर हम रिटायरमेंट की, तो जब एक पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा रहा होता है उसे बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर रिटायर कैसे कैसे हो सकता है? अगर सभी सहमत हैं तो हो सकता है, अगर अग्रीमेंट में लिखा है तो हो सकता है, और इसके बाद एक रिटर्न नोटिस देकर भी वो क्या कर सकता है? रिटायरमेंट ले सकता है। अगर सिचुएशन कौन सी है? पार्टनरशिप एट विल, मतलब इच्छानुसार पार्टनरशिप। एडजस्टमेंट अगर देखे जाए कि कौन कौन से किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो अकाउंटिंग प्रॉब्लम जो है सारी की सारी यहीं अराइज होती हैं और सेटल कर दी जाती हैं। सारे हिसाब हो जाएंगे वही, अगेन असेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एसेट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिजर्व, ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब हो जाएगा। फिर एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आएगा। लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार एक पार्टनर जो है ये जा रहा है बाहर, तो ये अपना हिस्सा छोड़ देगा, जिससे बाकी के पार्टनर अपने पास रखेंगे, और इसी वजह से फिर से एक बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिटरमाइन करना पड़ता है। और यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है कि जो सीधी बात है, जो पहले था और जो नया मिला, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस अक्वायर्ड प्रॉफिट शेयर। गेनिंग रेशियो ये वो हिस्सा होता है जहां पर पार्टनर अपने बिजनेस को उसी रेशियो के हिसाब से बढ़ाएंगे। तो गेन ऑफ अ पार्टनर मतलब एक पार्टनर का मुनाफा कितना हुआ रेशियो में, तो न्यू माइनस ओल्ड, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, वही फॉर्मूला यहां पर भी आएगा। ओके, यहाँ पर एंट्रीज हैं, हम कर रहे हैं थ्योरीज। अब हमें पता है ऑलरेडी कि रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट क्या होता है, एसेट्स का, लाइबिलिटी का। और यहाँ पर जब रिटायरमेंट होता है तो इन सारी चीज़ों को, एसेट को, लाइबिलिटी को फिर से हिसाब किताब किया जाएगा, इन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और जो पैसा बचा हुआ रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो पैसा पार्टनर जो है ये शेयर कर लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सा? पुराना वाला। तो पार्टनर जाने वाला है, नया हिसाब किताब होगा, नया हिसाब किताब होगा, और उस नए हिसाब किताब के हिसाब से जो उन्हें मिलना चाहिए था वो आपस में सेटल करेंगे, पुराना पार्टनर चला जाएगा। सेम प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए भी होता है। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, द टोटल अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर में इंक्लूड, तो एक अमाउंट
जो पार्टनर को मिल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को, उसके अंदर आपको क्या क्या देखने मिल सकता है। उसका कैपिटल, अगर उसने कोई लोन दिया था तो वो होगा, उसे कोई इंटरेस्ट मिलना था तो वो मिलेगा, अगर उसे कोई सैलरी मिलनी थी तो वो मिलेगी, उसका कोई हिस्सा था प्रॉफिट्स में लॉसेस में तो वो भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में एसेट और लाइबिलिटीज में कोई गेन या लॉस हुआ है तो वो भी होगा, उसका जो गुडविल का हिस्सा था वो भी मिलेगा, अपना हिस्सा लेकर जाएगा वो, और साथ ही साथ में अगर कोई जनरल रिजर्व था तो वो भी यहां पर उसे दे दिया जाएगा। देन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू रिटायरिंग पार्टनर, ऐसी पेमेंट जो रिटायरिंग पार्टनर के लिए ड्यू रहती हैं। तो अगर क्वेश्चन कुछ और स्पेसिफाई नहीं करता है तो ये माना जाता है कि जो पार्टनर है उसके लोन अकाउंट में ही पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट टू रिटायर्ड पार्टनर, अगर रिटायर्ड पार्टनर क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट में ले रहा है पैसा, तो उसमें उसको 6% का जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जिस तरीके से एक रिटायरिंग पार्टनर की अकाउंटिंग होती है उसी तरीके से एक डिसीज्ड पार्टनर यानी कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पर ऑलमोस्ट वैसे ही पैटर्न फॉलो होते हैं। कुछ एक चीज़ें हटके हैं, देखेंगे क्या है। तो सबसे पहली बात, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाने पर सब कुछ वैसे ही होता है जैसे रिटायरमेंट में होता है, एसेट्स लाइबिलिटी के साथ, गेन और लॉसेस के साथ, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के साथ भी सब कुछ वैसा ही किया जाता है। यहाँ पर जो पार्टनर हिस्सा रिसीव कर रहे होते हैं, गेनिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि उनके अकाउंट से पैसा दिया जाएगा ना भाई, क्योंकि वो हिस्सा ले रहा है उस पार्टनर का जिसकी डेथ हो गई है, तो इसी वजह से उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है। If a partner dies on any date after the date of balance sheet, his profit is calculated from the beginning of the year to the death of the partner. अगर हिसाब किताब हो चुका, एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तो जितने दिनों तक पार्टनर जिंदा था उस सारे समय तक का प्रॉफिट, लॉसेस, एसेट, लाइबिलिटी सब कुछ का हिसाब किताब होगा, और उस एक टाइम फ्रेम का पैसा भी दिया जाएगा। किसको? जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके लीगल एयर को यानी कि वंशज को, या फिर एग्जीक्यूटर को। तो बस यहां पर वैसा ही ट्रीटमेंट होता है, जो पैसा होता है वो दे दिया जाता है एग्जीक्यूटर को। अब जबकि पार्टनर की डेथ हो चुकी है, हम करेंगे फर्म का डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि फर्म जो है ये बंद की जाने वाली है, अब फर्म आगे नहीं बढ़ेगी। Dissolution of partnership refers to change in existing relationship of partner. The firm continues the business. Okay, तो पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन हो गया है फर्म का तो बिजनेस फिर आगे नहीं बढ़ सकता। तो याद रखना अंतर होता है किन किन के बीच में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच। फर्म अगर डिसॉल्व हुई है, बिजनेस खत्म, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस कैरी ऑन किया जा सकता है। सेटल कैसे होंगे अकाउंट? सबसे पहले लॉसेस किस तरीके से सेटल होंगे? पहले प्रॉफिट निकाले जाएंगे, मतलब अगर लॉस हुआ है तो लॉस की भरपाई कैसे होगी? तो पहले प्रॉफिट निकाले जाएंगे लॉस को कवर करने के लिए। इन केस लॉस तब भी पूरा नहीं होता तो कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा, और इसके बाद भी अगर पूरा नहीं होता तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पैसा निकाल के उस लॉस की भरपाई की जाएगी। फर्म को डिसॉल्व करने के बाद फटाफट से बढ़ते चलेंगे आगे और बात करेंगे अब हम शेयर कैपिटल की। सबसे पहले इसमें कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी क्या होता है? कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन होता है जहां पर कुछ लोग एक साथ आगे आते हैं किसी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की बिजनेस के, तो ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, लोग अपनी इच्छा से यहाँ पर आते हैं, एक पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे लॉ का और फिर उस पर बिजनेस कैरी आउट करेंगे। जो एक कंपनी होगी ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगी, यानी कि ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, ये एक आर्टिफिशियल कंपनी कहलाएगी। यानी कि जैसे अंबानी और उनका जियो अलग अलग है, जियो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, एक सेपरेट लीगल
एंटिटी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है। इसका मतलब ये है कि किसी की मृत्यु से कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। तो इसे सिर्फ लॉ के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है या बंद किया जा सकता है, किसी की मृत्यु से फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी एक कॉमन सील होती है, दैट इज ऑफिशियल सील होती है। कंपनी के जो शेयर हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर किए जा सकते हैं। फिर बारी आती है शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो हिस्सा होता है जो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि इस कंपनी के पास इस अमाउंट तक शेयर इशू करने के राइट्स हैं। एग्जांपल के लिए कोई कंपनी है, अगर वो कहती है कि 10 करोड़ हम इशू कर सकते हैं, तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना हो गया? 10 करोड़। एक और बात, अगर पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत मेरी एनर्जी हमेशा के मुकाबले कम है, तो आप कारण ये समझ सकते हैं कि आप मेरे पिछले अपलोड्स अगर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितने कंटिन्यूसली मैं सिर्फ पढ़ाए जा रहा हूँ। और इवन अभी ये सिचुएशन है कि एडिटिंग और अपलोडिंग के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए जो बंद पड़ेगा वो तो हम हमेशा करते रहेंगे। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है इस हिस्से में से वो हिस्सा पब्लिक के लिए मार्केट में डाल देना जो हम सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए 5 करोड़ रुपए हमने कहाँ डाल दिए? मार्केट में, तो ये हो गया इशूड शेयर कैपिटल। अब इसमें इसको जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उसे बोला जाएगा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब ये फुली पेड अप भी हो सकता है, नॉट फुली पेड अप भी हो सकता है। फुली पेड अप का क्या मतलब हुआ? 5 करोड़ में 5 करोड़ ही क्या हो गया? सब्सक्राइब कर दिया गया। लेकिन मान लो इसमें थोड़ी कमी रह गई कहीं से भी, तो ये क्या रह जाएगा? नॉट फुली पेड अप। कॉल्ड अप मतलब जिस अमाउंट के लिए शेयर को कॉल किया गया है, मतलब अगेन यही इशू करके इसको इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करके, और इंस्टॉलमेंट में ब्रेक करने के बाद इनमें से जिन जिन को कॉल कर दिया गया है वो कहलाते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप। जो जो पैसा पे कर दिया गया है वो कहलाएगा पेड अप कैपिटल, और जो नहीं पे किया गया वो कहलाएगा कॉल्स इन अरियर्स। देन रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल ये एक ऐसा हिस्सा होता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का जो कहीं ना कहीं बचा के रखना पड़ता है भविष्य में उन लोगों के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं, ताकि उन्हें उनका पैसा वापस किया जा सके। याद रखना ये रिजर्व कैपिटल है, कैपिटल रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिजर्व तो आम दिनों में रखा गया आम पैसा होता है जो प्रॉफिट से निकाल के रखते हैं, वो होता है कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल ये वो हिस्सा जो परमानेंटली रखा है शेयर होल्डर्स के लिए कि कंपनी कभी बंद हुई तो उनको दे देंगे। देन टाइप ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ऐसे शेयर जिसमें डिविडेंड पहले मिले, जिसमें पेमेंट पहले हो जाए जिसकी, ये सारे शेयर कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर। जबकि इक्विटी शेयर के अंदर ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको रीपेमेंट मिलेगी, ये सारी चीज़ें इक्विटी शेयर्स में नहीं होती। शेयर कैसे कैसे इशू किए जा सकते हैं? तो शेयर को इशू किया जा सकता है कैश के लिए भी या काइंड में भी। काइंड मतलब कंसीडरेशन अदर देन कैश, जैसे कि गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए भी इन्हें इशू किया जा सकता है। साथ ही साथ में शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं होता। शेयर या तो अपनी फुल वैल्यू यानी कि एट पार में इशू होगा या फिर प्रीमियम में इशू होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? मार्केट में जितने शेयर इशू किए गए उससे कहीं ज़्यादा शेयर अगर सब्सक्राइब हो गए तो वो कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अगर उससे कम सब्सक्राइब हुए तो वो कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। और प्रो रेटा का मतलब ये होता है कि 5, यहाँ इस केस में 5:7 के रेशियो में अगर शेयर बांट दिए गए, 5 करोड़ शेयर को 7 करोड़ लोगों में सेटल कर दिया गया, तो इसे बोला जाता है प्रो रेटा अलॉटमेंट। फिर आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम।
जब कोई शेयर अपनी वैल्यू से ज़्यादा में इशू किया जाता है, एग्जांपल के लिए 100 की जगह 105 पे, कंपनी को लगता है हमारी वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा पैसा लाया गया है तो इसे बोला जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है? जो कंपनी शुरू करने में खर्चे किए गए थे उसके एक्सपेंसेस खत्म करने में, कमीशन वगैरह देना है उसमें, डिवेंचर की पेमेंट में यूज़ किया जा सकता है, शेयर वापस खरीदने तो उसमें यूज़ किया जा सकता है, या बोनस शेयर देने तो उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। जब एक शेयर को कई इंस्टॉलमेंट में तोड़ दिया जाता है तो उन्हें कंपनी कॉल करती है कि मतलब इसकी पेमेंट कर दो, और जब वो पेमेंट करने के लिए ही बोलती है, इसे ही बोला जाता है कॉल, यानी कि कंपनी कर रही है डिमांड की अब उसकी जो पेमेंट है उसका समय आ गया है। कॉल्स इन एरियर, वो पैसा जो शेयर होल्डर को देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, उसे बोला जाता है कॉल्स इन एरियर्स। और जो शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं एक कॉल के साथ एडवांस में कोई और कॉल भी, तो उसे बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। आगे चल के वो लोग जो पैसा पे नहीं करते, जिनका पैसा कॉल्स इन अरियर्स में आता है, उनके शेयर्स को कंपनी छीन लेती है, उनके पैसे को भी रख लेती है। इसे बोला जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर्स, जिन्हें आगे चल के री इशू भी किया जा सकता है। शेयर जो है ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी किए जा सकते हैं और मार्केट में भी किए जा सकते हैं। साथ ही साथ में एक टर्म होता है स्वेट इक्विटी। इसका मतलब ये होता है ऐसे इक्विटी शेयर जो इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा अपने डायरेक्टर्स के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो शेयर जो एक कंपनी अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉयज़ के लिए इशू कर देती है उसे बोला जाता है स्वेट इक्विटी। तो ये था शेयर कैपिटल। बात हमने कर ली है जब किसकी, शेयर्स की। तो अब बात करेंगे डिवेंचर्स की। और डिवेंचर्स की अगर आप बात करें तो डिवेंचर एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है डेट का, उधारी का, जहां पर टर्म और कंडीशन मेंशन होती है कि कैसे रीपेमेंट किया जाएगा प्रिंसिपल का, और साथ ही साथ में कितना इंटरेस्ट इसमें दिया जाएगा। साथ ही साथ में डिवेंचर को अगर हम देखें तो ये दो तरीके से चलता है। एक तो नॉन करेंट लाइबिलिटी रहेगा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा, और अगर ये शॉर्ट टर्म है तो ये जाएगा करंट लाइबिलिटी के अंदर। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें डिवेंचर की, तो डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसे सर्टिफाई किया जाता है कंपनी की सील के द्वारा। साथ ही साथ में इसमें यह भी मेंशन होता है कि रीपेमेंट कैसे की जाएगी, कितने पीरियड में की जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ये जो डेट होती है अक्सर चार्ज ऑन दी एसेट होती है, मतलब इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कल को पे नहीं किया गया तो कंपनी के एसेट्स को बेचकर भी इसे पूरा किया जा सकता है। इसे एक्सटर्नल इक्विटी या लॉन्ग टर्म बोरिंग भी कहा जाता है। टाइप ऑफ डिवेंचर की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ डिवेंचर में आपको बहुत सारे टाइप के डिवेंचर मिल जाएंगे, जैसे कि सिक्योर्ड डिवेंचर, जो कंपनी के अगेंस्ट जो उसका जब चार्ज मिल जाता है अगेंस्ट एसेट तो सिक्योर्ड है, नहीं मिला तो अनसिक्योर्ड है। भविष्य में इसे अपनी मर्जी के हिसाब से चाहे जब आप रिडीम करा सकते हो तो रिडीमेबल है, और अगर नहीं करा पाए तो इरिडीमेबल है। किसी के नाम पर ऑफिशियली अगर रजिस्टर किया गया है नाम, एड्रेस वगैरह, तो वो डिवेंचर है रजिस्टर्ड, और अगर ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ ऐसे डॉक्यूमेंट थमा दिया गया, तो वो है अनरजिस्टर्ड। फर्स्ट डिवेंचर जो कि पहले कर दिए जाते हैं पे दूसरे डिवेंचर के। सेकेंड डिवेंचर जो फर्स्ट डिवेंचर के बाद पे किए जाते हैं। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, मतलब यहाँ स्पेशल इंटरेस्ट रेट दे दिया जाता है। जीरो कूपन डिवेंचर, ये इंटरेस्ट रेट कैरी नहीं करते बल्कि सस्ते दामों में दे दिए जाते हैं। जैसे 1 लाख की कीमत है तो 75,000 में दे देंगे, पेमेंट के समय 1 लाख रुपए दे देंगे तो 25,000 का फायदा हो जाएगा। ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। कन्वर्टेबल, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जो इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सके तो कन्वर्टेबल, जो ना किया जा सके वो नॉन कन्वर्टेबल। पूरी तरीके से कन्वर्ट किया जा सके तो फुली कन्वर्टेबल, और उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट किया जा सके तो वो होता है पार्टली कन्वर्टेबल।
इसके बाद बारी आती है डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं किसके लिए, कैश के लिए भी और काइंड में भी। काइंड मतलब गुड्स के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी। और ये किए जा सकते हैं इशू एट पार मतलब फुल वैल्यू में, प्रीमियम मतलब बढ़ के, या डिस्काउंट में भी इशू किए जा सकते हैं। देन ओके, तो ये था डिबेंचर्स। बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक में। अब बारी आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो इसमें यूजुअली सबसे ज़्यादा जो चर्चे वाला पॉइंट रहता है वो रहती है बैलेंस शीट। इसके अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ में इसमें आपको कैश फ्लो अकाउंट स्टेटमेंट भी देखने मिलता है। इन सभी को जब कंबाइन कर देते हैं, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और कैश फ्लो को, तो ये मिला के बनते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेंशन्ड कहाँ रहते हैं, बैलेंस शीट मिलेगी आपको पार्ट 1 में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको मिलेगा ये पार्ट 2 में। किस शेड्यूल में, शेड्यूल 3 में, कंपनीज एक्ट 2013 के। यहां एक सिंगल लाइन रहती है हर एक आइटम के लिए बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएगा। देन मूविंग ऑन, appropriation of profit is not that important and we have already discussed it. Then फॉर्मेट देख लेंगे बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का अगर हम फॉर्मेट देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में आपको मिलेंगी 3 चीज़ें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। फिर होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, अलॉटमेंट अभी किया नहीं है। इसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, जिसमें मैंने बताया था इसकी ट्रिक है एलडॉल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एस्टॉस था किसके लिए, करेंट लाइबिलिटीज के लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर इसके बाद था क्या हमारा एसेट, जिसमें पहला नॉन करेंट एसेट, जिसमें आपको मिलते थे टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर इंटेंजिबल, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो टेंजिबल का काम चल रहा है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल मतलब जो छुआ नहीं जा सकता, इस तरीके के एसेट्स का डेवलपमेंट। बाकी के 5 के लिए ट्रिक मैंने बताई थी, NDLO नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स। फिर आता है करेंट एसेट्स, जिसमें की ट्रिक थी C8 CSO, C फॉर करेंट इन्वेस्टमेंट, I फॉर इन्वेंट्रीज, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करेंट एसेट्स। तो ये थी मेन कैटेगरीज। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक पर। अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट की समरी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, इसी वजह से हम बढ़ेंगे अब लास्ट टॉपिक पे, और ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है एक फर्म की, किसको एनालाइज करके, बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करके। इसके टूल्स और टेक्निक कौन कौन है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो एक्सटर्नल एनालिसिस भी हो सकता है, इंटरनल एनालिसिस भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी हो सकता है जिसे डायनेमिक एनालिसिस बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस भी हो सकता है जिसे स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं। पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल एनालिसिस का, जानकारी लेना, इंटरप्रिटेशन करना, ये देखना कि एंटरप्राइज कितना एफिशिएंट है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, सॉल्वेंसी कैसी है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इंट्रा फर्म पोजीशन यानी कि
फर्म के अंदर कैसी पोजीशन चल रही है, इंटर फर्म मतलब फर्म की दूसरे फर्म के साथ में क्या स्थितियां चल रही हैं, फायदे में है या नुकसान में, और भविष्य में क्या किया जा सकता है, ये सब हमें पता चलेगा थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं ये, सिक्योरिटी एनालिसिस में, क्रेडिट देना है तो, डेट देनी है तो, डिविडेंड देना है तो, और जनरली बिजनेस कैसा चल रहा है तो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में इंटरेस्टेड कौन कौन होता है सारे लोग, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, सप्लायर, बैंकर, रिसर्चर, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर, ये सारे के सारे। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी देखने के लिए मिल जाती हैं, और वो लिमिटेशंस क्या है, वो ये है सबसे पहली बात कि ये हिस्टोरिकल होता है, और हिस्टोरिकल होने के साथ साथ ये प्राइस लेवल में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसे भी इग्नोर करता है, सिर्फ क्वांटिटीज की बात करता है, इसलिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इसमें इग्नोर हो जाता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई लिमिटेशन आ गई तो उसके एनालिसिस में भी लिमिटेशन आ जाएगी। बायस्ड होता है क्योंकि इंसान बनाता है, साथ ही साथ में इसमें कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, कंपनी अलग अलग तरीके से फॉलो करती है। फिर विंडो ड्रेसिंग, अच्छा दिखाने के लिए फैक्ट को इनसे फैक्ट से छेड़छाड़ की जा सकती है। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्विकेस्ट रिवीजन। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और मुझे आकर आप सभी अच्छी खबर सुनाएंगे। बहुत मेहनत की है आपने और हमने, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मेरे दिल से सच्ची दुआएं आपके लिए कि आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम देकर आएँ। माय नेम इज़ मानव, साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।